बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फिज़िकल साइंसेस को, जिसकी हेडिंग्स थी हमारे पास यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ और मिनरल। सोलर सिस्टम तक हमने ये वाले 3 जो आर्टिकल्स हैं ये लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। उसके बाद अब हमारे पास रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं सन, अर्थ और मिनरल, वो आज हम उन आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास सन। अब सन मतलब सूरज, आप लोगों को सबको पता है सन के बारे में, और लेकिन अब हमने इसको इस तरह से पढ़ना है कि इसकी कंपोजिशन के बारे में, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हम लोग मेनली डेली लाइफ में हम देखते हैं, डेली ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता है सूरज है, फिर उससे हम सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट के हमारे पास कितने बेनिफिट्स हैं। सन ना हो तो जाहिर सी बात है रोशनी नहीं हो सकती, दिन नहीं होता, फिर उसके बाद सीज़न नहीं हो सकते, फिर उसके बाद जो है सेकंड चीज़ कि अगर सन नहीं है हमारे पास, फिर किसी तरह के हमारे पास प्लांट्स नहीं है, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से अब अगर हम लोग स्टार्ट लें सन को, तो सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ में कि उसका नेम कैसे ड्राइव हुआ, नेम या एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती है वो ब्रांच जिसमें हम लोग नेमिंग या नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, जैसे सन है तो इसको हम सन ही क्यों कहते हैं, इसका नेम सन कैसे पड़ा। तो द सन हैज़ मल्टीपल नेम्स ओवर द सेंचुरीज इंक्लूडिंग, अब सन के बहुत ज़्यादा नेम, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, ग्रीक, लैटिन, फिर उसके बाद हमारे पास चाइनीज़, डिफरेंट लैंग्वेज थी, और उन लैंग्वेजेस के डिफरेंट नेम्स, हर लैंग्वेज का अपने हिसाब से नेम होता है। तो अब सन का नेम जो है हर लैंग्वेज के टाइम पे हर लैंग्वेज का अपना ही नेम था सन का, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें करेक्शन होते होते हमारे पास अब जो नेम यूज़ हो रहा है वो इंग्लिश नेम है सन। तो सबसे पहले अगर हम देखें फ्रेंच वर्ड, तो फ्रेंच में इसको कहते थे सोलील, सन को। फिर उसके बाद लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान में सोल फ्रॉम द एंशियंट रोमन, हिलोइस फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक्स, ग्रीक्स जो थे वो इसको हिलोइस बोलते थे। अब आपके पास 3 तरह के वर्ड्स हो गए, हिलियोस फ्रॉम ग्रीक्स, सोल फ्रॉम लैटिन और सोलील फ्रॉम फ्रेंच। और उसके बाद however after Germany coined the term sown, the word translated into English became sown and later just sun according to NASA। अब ये नासा की रिपोर्ट के मुताबिक पहले सोलील, फिर सोल, फिर उसके बाद हिलियोस, और फिर उसके बाद सोन से वर्ड बन गया सन। तो अब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो द सन इज़ द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है वो स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के का सेंट्रल पार्ट है। आपको पता है फंडामेंटल है सोलर सिस्टम के लिए कि ये सन है, सन के गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। वो कोई भी प्लैनेट अर्थ है तो वो भी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। फिर उसके बाद मरकरी है, वेनस, नेपच्यून, ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। तो द सन इट इज़ नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा। अब आपको पता है कि ये इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप होती है 3 डायमेंशनल शेप। सर्कल होता है आपके पास 2 डायमेंशनल, जो अंदर से एम्प्टी स्पेस होती है जिसमें सिर्फ हम 2 पैरामीटर्स देखते हैं, लेंथ और विड्थ या लेंथ और हाइट। लेकिन जो हमारे पास स्फीयर होता है उसमें डेप्थ भी हम देख सकते हैं। तो अब सन जो है वो हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और हॉट प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा होता है गैसेस जिसमें आयनाइज हुई हों, गैसेस हों लेकिन आयनाइज फॉर्म में, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस। तो इस टाइप की जो स्टेट होती है इसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर या प्लाज्मा। तो आपको पता है कि सन जो है वो हॉट है, दर्जा हरारत या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सन का। द सन इज़ मेड ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, इट इज़ अबाउट 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम अस। तो अब क्या है कि एक तो हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसके बाद ग्लोइंग, जाहिर सी बात है ग्लो कर रहा है, गैसेस हॉट हैं, ऑरेंज कलर है, रेडिएट हो रही है हीट, और वो हमें नज़र आ रहा होता है, हम उसको काफ़ी देर तक जो है सन को फोकस नहीं कर सकते। तो इट इज़ अबाउट 93 मिलियन माइल्स अवे, कि हमसे 93 मिलियन माइल्स दूर है सन। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है रेडियस सबसे पहले। तो सन का जो रेडियस है वो है 7 लाख किलोमीटर। अगर आप देख लें 7 लाख किलोमीटर रेडियस है। रेडियस होता है सेंट्रल पार्ट से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है। तो अगर इसका रेडियस 7 लाख है तो इसका डायमीटर होगा 14 लाख किलोमीटर। तो मैस अगर हम देखें सन का तो 2 मल्टीप्लाई बाय 103 10⁻30 kg। तो ये हमारे पास जो है मैस है सन का। और फिर अगर हम इसमें देखें जुपिटर को, तो जुपिटर 3rd हेडिंग आ रही है आपके पास। जुपिटर इसीलिए राइट किया हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर जो है वो इक्वल होता, जुपिटर के अंदर 90,000 अर्थ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा जो है हमारे पास जो है ना एक सन
के हवाले से अगर हम देखें तो सन है, सन बहुत बड़ा है, और फिर हम कहते हैं जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है तो अगर उसमें 90,000 अर्थ हैं तो फिर आप ये चीज़ देखें कि सन में हम कितने ज़्यादा अर्थ जो हैं उसके अंदर आ सकते हैं। फिर डेंसिटी नॉट मीनिंगफुल टू गिव एवरेज बिकॉज वेरीज बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। अब क्या है, डेंसिटी होता है कि कन्फाइननेस किसी भी चीज़ की, कि उसका मैस कितना है। अगर एक बॉडी है उसका कोई मैस है तो वो कितना वॉल्यूम जो है वो उसको घेर रहा है। तो अब जो अर्थ है, सन है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि इसकी डेंसिटी क्या है, हम कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकते। रोटेशन, अब रोटेशन कैसे है सन की, डिफरेंशियल पीरियड अबाउट अ मंथ, तो डिफरेंट टाइप की रोटेशंस होती हैं हर मंथ में। सरफेस टेम्परेचर 58,000 के, अ येलो स्टार अपेरेंट सरफेस ऑफ सन इज फोटोस्फीयर। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो अब अगर हम टेम्परेचर देखें तो 5800 केल्विन टेम्परेचर है हमारे पास सन का। तो अब ये चीज़ देख लें कि 273 केल्विन टेम्परेचर होता है अमूमन जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है 5800 केल्विन, तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सन, द सन इज कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब दो मेन केमिकल्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही दो होते हैं, लेकिन मेनली जो प्राइमरी केमिकल्स जिसे हम कहते हैं, मेन जिस चीज़ से बना है वो है हाइड्रोजन गैस, आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और हीलियम। तो एट दिस टाइम अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को देखें, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग पढ़ते थे, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता था, लाइटर जो न्यूक्लियाई थे, एटम के लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते थे, और कंबाइन होने के बाद वो जो है एक न्यू एटम बना देते थे। जैसे कि हाइड्रोजन मिलता था, हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलते थे और हीलियम बन जाता था। तो इस तरह से सन सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन की, कि वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन कंबाइन होने के बाद हीलियम एटम्स बना रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो एट दिस टाइम इन द सन्स लाइफ दे अकाउंट फॉर 74.9% हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, 74.9%, और 23.8% हमारे पास हीलियम है ऑफ द सन इन फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर वही चीज़, फोटो का मतलब लाइट। तो इसकी जो तकरीबन मैस इसमें आपको बताया हुआ है कि 74.9% जो है वो हाइड्रोजन है सन की कंपोजिशन में, और 23.8% जो है वो आपके पास हीलियम है। तो ऑल हैवियर एलिमेंट कॉल्ड मेटल्स इन एस्ट्रोनॉमी अकाउंट फॉर लेस देन 2%। अब 75% तकरीबन ये हो गया, 24% आपके पास जो है हीलियम हो गया, तो लास्ट में बच गया 2%। तो वो 2% जो है आपके पास वो होते हैं हैवियर मेटल्स या एलिमेंट्स। तो वो जो 2% हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास होता है ऑक्सीजन, जो कि तकरीबन 1% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, नियोन 0.2%, नियोन आपको पता है नोबल गैस है, आयरन 0.2% बीइंग द मोस्ट अबंडेंट। अब ये जो चीज़ें हैं आपको पता चल गया, जो ट्रेस अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, वो आपके पास हैवियर एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो है मेन कंपोनेंट्स है वो आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम। अभी अगर ये आप पाई चार्ट देखें तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो हाइड्रोजन है ये आपके पास यहाँ पे रफ एस्टिमेशन तकरीबन यहाँ पे 71% दिया हुआ है, तकरीबन 72-3% के इक्वल होता है ये, और हीलियम 27.1%। तो और ये जो बाकी एक छोटा सा ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास इतने सारे एलिमेंट है, जिसमें है ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, नियोन, सल्फर और आयरन। और ये अगर आप इसकी अमाउंट देखें तो ये 0.97, 0.4%, 0.099%, 0.096%, तो ये अमाउंट बहुत कम है, और इसको कंबाइन करें तो तकरीबन ये 2% बनता है। उसके बाद हमारे पास सोलर सिस्टम की कंपोजिशन 2 तरह से होती है, एक तो बाय मैस, कि हम मैस के हवाले से देखें, और दूसरा बाय वॉल्यूम। तो अगर हम इसको देखें तो हाइड्रोजन 90.946% बाय वॉल्यूम है, और बाय मैस 70.682। अब ये आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन, इन तमाम एलिमेंट्स की एक आपको वैल्यूज दी हुई हैं बाय वॉल्यूम और बाय मैस, जो कि टोटल कंबाइन होने के बाद सोलर या फिर सन बना रही हैं। अब रीजन्स हमारे पास सन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सन के स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 6 रीजन्स आते हैं, और वो 6 रीजन हैं कोर, रेडिएटिव जोन, टेकोलाइन, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कोर। तो द इनर मोस्ट 20 to 25% ऑफ सन्स रेडियस वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सफिशिएंट फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर। अब न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि 2 लाइटर एलिमेंट्स मिलते हैं, मिलने के बाद जो है एक हैवियर थोड़ा सा, जो जैसे कि हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होता है,
जब वो कंबाइन होगा तो आपके पास बन जाएगा हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, और फिर क्या होगा, वो उससे थोड़ा सा हैवियर होगा, मतलब 2 लाइटर एलिमेंट्स मिलके एक न्यू एलिमेंट बना रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास जो मेन ये न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमिना है वो सन की कोर में हो रहा होता है। कोर सबसे, ये देखें अगर आप डायग्राम में देखें तो इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे ये कोर है, और इसमें आपके पास जो है फिनोमिना हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये देखें सबसे ज़्यादा ग्लोइंग एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, हीट अप सबसे ज़्यादा होगा। अब बाहर वाला जो इसकी ये वाली लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर इसकी निस्बत फिर भी कम होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया का जो कोर एरिया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेडिएटिव जोन। कन्वेक्शन होता है हीट की ट्रांसफर होना हीट का, तो कन्वेक्शन कैन नॉट अकर अंटिल मच नियरर देन द सरफेस ऑफ अर्थ। कन्वेक्शन जो है सन की सरफेस के करीब जब तक नहीं होते हम तब तक नहीं हो सकती। देयरफॉर बिटवीन 20 to 25% ऑफ रेडियस एंड 70% ऑफ रेडियस देयर इज अ रेडिएटिव जोन। तो 20 से 25% वाला जो रेडियस है उस साइड पे आके हमारे पास रेडिएटिव जोन होता है, इन विच एनर्जी ट्रांसफर अकर बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन रादर देन बाय कन्वेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशंस जो हैं वो कन्वेक्शन के बजाय रेडिएशन या फोटोन्स की सूरत में, फोटोन्स होते हैं बंडल ऑफ लाइट, तो फोटोन की सूरत में रेडिएशन ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास जोन आ जाता है टेक्कोलाइन जोन। तो द बाउंड्री, टेक्को जो है वर्ड ये टेक्कोज से निकला है, ग्रीक वर्ड होता है टेक्कोज जिसका मतलब है स्पीड। तो द बाउंड्री रीजन बिटवीन रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव जोन। अब आपको पता चल गया पहले कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर आ गया हमारे पास कन्वेक्टिव, और इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं कि ये टेकोक्लाइन जोन है। उसके बाद आ जाता है कन्वेक्टिव जोन बिटवीन अबाउट 70% ऑफ सन, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब तकरीबन हम 70% वाले रीजन में जाते हैं, क्योंकि जब हम सरफेस के पास जा रहे हैं रेडियस मिड सेक्शन से 0 से हम जा रहे हैं सर्कमफ्रेंस की तरफ, तो जब हम 20 से 25% वाले रेडियस पे पहुंचते हैं, तकरीबन 20 to 25% कवर करते हैं सन का, तो उस जगह पे हमारे पास रेडिएटिव जोन आता है, क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो सकती, कन्वेक्शन सरफेस वाली साइड पे हो रही है। तो सरफेस वाली साइड पे जब हम जा रहे हैं तकरीबन 70% अगर हमने कवर कर लिया है, तो उस जगह पे जाके सन का, मैंने आपको पहले बताया वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा बनिस्बत कोर रीजन के, तो वहाँ पे हमारे पास जब हीट ट्रांसफर होगी तो वो यूज़ करेगी मेथड कन्वेक्शन का, एंड दिस बिकम द प्राइमरी मीन ऑफ आउटवर्ड हीट ट्रांसफर सिमिलर टू वेदर सेल्स विच फॉर्म इन द अर्थ्स एटमोसफेयर। तो वही वाला जो रीजन है हमारे पास वो कन्वेक्टिव रीजन या कन्वेक्टिव जोन है। फोटोस्फेयर, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ सन विच वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व विद विजिबल लाइट। अब ये वो वाला रीजन है जो अगर अब हम देख रहे हैं तो विजिबल लाइट के थ्रू हम देख रहे होते हैं, या अभी भी अगर हम सन को देखें तो जो सा रीजन हमें सबसे पहले नजर आ रहा है वो हमारे पास होता है फोटोस्फेयर, बिकॉज द सन इज द गैसियस ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव अ क्लियरली डिफाइंड सरफेस। अब गैसियस है, आपको पता है जो गैसेस होती हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है ना, गैसेस का कोई मैस है स्पेसिफिक, हालांकि अब हम कैलकुलेट करते हैं वो नियर अबाउट होता है, वो एग्जैक्ट मैस नहीं होता, फिर मैं उसका वॉल्यूम नहीं है कोई एग्जैक्ट, फिर उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है हमारे पास उसकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। गैसेज है, अगर एयर है, एयर में भी काफ़ी ज़्यादा गैसेज है, हमारे पास तकरीबन 6 मेन गैसेज होती हैं, और वो जो गैसेज है हमें नहीं पता ऑक्सीजन है तो उसकी क्या शेप होगी। हम कलर बता सकते हैं कि इसका कलर, ये कलरलेस गैस है, ये रेड कलर में है, इसके फ्यूम्स या इस तरह से है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि उसकी शेप क्या है। तो इट्स विजिबल पार्ट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू फोटोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। तो अब ये दो सरफेस, वो वाला पार्ट विजिबल जो हम देख सकते हैं उस पार्ट को हम 2 मेन रीजन में कन्वर्ट करते हैं, एक तो हो गया फोटोस्फेयर और एक हो गया एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर हमारे पास होता है अ गैसियस हैलो सराउंडिंग द सन कंप्राइजिंग द क्रोमोस्फेयर, सोलर ट्रांजिशन रीजन, कोरोना, हेलियोस्फेयर। दीज कैन बी सीन वेयर द मेन पार्ट्स ऑफ सन इज हिडन, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। अब ये वो वाले रीजन है जो सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण के टाइम पे हम देख सकते हैं। तो अगर अब ये डायग्राम देखें आप, तो ये मेन रीजन हो गया कोर रीजन, जहाँ पे आपको बताया कि फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये बहुत हीटअप होता है ये वाला रीजन। फिर उसके बाद सेकंड आ गया आपके पास रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन ये देख लें, अगर यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं इसको, इस वाली जगह से सर्कमफेरेंस से इस साइड पे, तो ये तकरीबन 25% बन रहा है पार्ट, यहाँ पे रेडिएटिव जोन। फिर अब ये रेडिएटिव और इस जो आपके पास ये कन्वेक्टिव जोन है, इसके दरमियान आपके पास ये जो लाइन आ रही है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास टेकोक्लाइन है। उसके बाद ये वाला रीजन जो तकरीबन 70% पे है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। यहाँ पे जो है हीट ट्रांसफर होती है एक सन से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। और फिर ये आप देख लें, ये जो मेन इसकी कोर है, जो मेन इसका आउटर लेयर है, उसमें आपको नज़र आ रहा है ये क्रोमोस्फेयर,
फिर ट्रांजिशन रीजन, टेम्परेचर मिनिमम, फोटोस्फेयर ये वाला रीजन होता है जो भी हमने पढ़ा। फोटोस्फेयर वो रीजन, इस रीजन्स में कुछ रीजन्स थे जैसे क्रोमोस्फेयर वगैरह, तो ये हम सिर्फ तब पढ़ सकते थे या देख सकते थे इनको जब हमारे पास सूरज ग्रहण वाली सिचुएशन होती है। तो अब ये हमारे पास, उसके बाद सन स्पॉट का मैंने एक लेक्चर में लास्ट आपको बताया था कि सन स्पॉट होता है वो वाले ब्लैक कलर के स्पॉट सन पे जिनका टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू जो रिमेनिंग एरियाज होते हैं सन के ग्लोइंग एरियाज। तो नेक्स्ट अब हमारे पास सन वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अर्थ। अर्थ के बारे में अब आप लोगों को पता है, हमारी ज़मीन थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम और वो वाहिद प्लैनेट जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और उसके अलावा सबसे वंडरफुल प्लैनेट जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था। तो अब अर्थ के बारे में अगर इसका हम अर्थ का नेम देखें या एटिमोलॉजी देखें तो अर्थ विच इज़ कॉल्ड टेरा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये हमारे कुछ इनर प्लैनेट्स थे जिनको हम कहते थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल क्यों कहते थे? क्योंकि वो टेरा से निकला है, वर्ड टेरा का मतलब होता है अर्थ। तो ये तमाम वो प्लैनेट्स थे जिनकी अपीयरेंस या जो अर्थ की तरह के थे। तो अर्थ विच इज़ कॉल्ड टेरा इन पोर्टुगीज, दुनिया या दुनिया इन टर्किश एंड आर्डे इन डच हैज़ ऑलवेज बिन एन इंट्रिगिंग प्लैनेट, मतलब कि ये सबसे अट्रैक्टिव प्लैनेट है। जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये वो प्लैनेट है जो कलरफुल है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लैनेट है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इस पर। फिर उसके बाद माउंटेन्स हैं, ओशन है, फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑल्दो द नेम हैज़ सो मैनी फॉर्म्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, वही चीज़ के हर लैंग्वेज के एतबार से इसका नेम डिफरेंट रहा है। तो द ओरिजिन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड इज समवट रिलेटेड टू ग्राउंड और सॉइल, लेकिन जो भी नेम रखे गए वो किसी ना किसी तरीके से उनका जो मतलब था वो या तो ग्राउंड था या फिर सॉइल। द मॉडर्न इंग्लिश वर्ड अर्थ एक्चुअली डेट बैक एट लीस्ट 1000 years. इट ओरिजिनेट फ्रॉम एंग्लो सेक्सन या इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज वेयर द वर्ड एडा एंड इट्स जर्मेनिक इक्विवेलेंट अर्ड मीनिंग ग्राउंड। फिर वही चीज़ देखें कि अगर हम यहाँ पे इतने सारे नेम्स ले रहे हैं लेकिन इन सब नामों का मतलब जो है वो एक ही है, ग्राउंड या फिर सॉइल। इन ओल्ड इंग्लिश द वर्ड अर्थ बिकेम अर्थो या अर्था। Also the earth is only planet in solar system whose name didn't originate from Greco-Roman methodology। अब आप ये चीज़ देखें कि ये वो वाहिद, क्योंकि हम लास्ट 2-3 लेक्चर से देख रहे हैं जितने भी नेम डिस्कवर हो रहे हैं या जो भी आपके पास नेम है वो या तो ग्रीक है या रोमन है या लैटिन, लेकिन ये वो वाहिद वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, किसी किस्म का ग्रीक या रोमन मेथडोलॉजी से इसको अटेन नहीं किया गया। अब अगर हम डेफिनेशन देखें अर्थ की तो द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था, थर्ड प्लैनेट था सन का। इट अप्रोचेज सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो सबसे मेन कंपोनेंट जो लाइफ के होते हैं वो होता है ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं हमारे पास जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। It has a protective atmosphere that blocks out most of the sun damaging rays and protect it from small objects floating in space. It is made mostly of rock. अब इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हमें पता है ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रा वायलेट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन, सन की जो डेंजरस रेडिएशन आ रही होती है स्पेस से, उनसे हमें बचाती है। और हमारे जो बाउंड्री है उसकी वजह से ये नहीं होता कि हमारी अर्थ में से कोई चीज़ें जो हैं वो उड़ रही हैं, उड़ के स्पेस में जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, वो बाउंड्री हमें प्रोटेक्ट कर रही है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के सराउंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इट इज़ मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट ऑफ ओवर सोलर सिस्टम। इट इज़ अ वाटर ड्रेंच्ड प्लैनेट, वही चीज़ के सबसे अच्छा प्लैनेट है, सबसे वंडरफुल है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, फिर वाटर है, ऑक्सीजन है। अब इसके अगर हम फीचर्स देखें, इट इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड बट द लाइफ स्टार्टेड इन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन टू 4 बिलियन ईयर्स अगो। अब वैसे तो ये जो हमारे पास अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है, मतलब इतना पुराना है, इसकी एज 4.6 बिलियन ईयर्स है। लेकिन क्या है, लाइफ की एग्जिस्टेंस 3.5 से 4 बिलियन पहले स्टार्ट हुई। अब अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चला कि लाइफ इतनी ये टाइम था जिसपे हमारे पास बिग बैंग हुआ, अर्थ की फॉर्मेशन हुई, हमें कैसे पता कि 4.6 बिलियन ईयर है? तो इसके लिए जो सबसे पहले मेथड यूज़ हुआ था वो साइंटिफिक मेथड था, एक जो सबसे हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल साइंटिस्ट के बारे में लास्ट टाइम हमने देखा, तो हब्बल साइंटिस्ट जो था उनकी टेलीस्कोप के थ्रू ये चीज़ ऑब्जर्व की गई। उस टेलीस्कोप के ज़रिए से हमने जब डेटिंग वगैरह की, जिस तरह से आपको पता है हम जब एलिमेंट्स को भी देखते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं, फिर हमें पता चलता है कौन सा, अगर एक डायनासोर है एक्सटिंक्ट हो गया है, नापैद हो गया है, तो किस टाइम पे था वो, हम तो उस टाइम पे नहीं थे।
फिर क्या करते हैं जी, सॉइल के हिसाब से उसको कार्बन की रेशो मैच करते हैं। इस तरह से टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए साइंटिफिक मेथड से ये पता चला कि 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी अर्थ की एज है। इट्स रोटेशन पीरियड इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। तो अब इसका जो रोटेशन पीरियड है वो है 23 आवर्स 56 मिनट, वही 24 आवर्स के जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक डे है। और तकरीबन दिन कितने होते हैं साल में? 365 डेज लीप ईयर में, और वैसे 364 डेज। और ये वो पीरियड है जिसमें कि सन अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होता है। अ डे इज एडिड अप टू गिव 1 एक्स्ट्रा डे इन लीप ईयर। उसके बाद अगर हम मैथ्स देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 टन्स एंड एवरेज डेंसिटी इज 552 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अब आपको डेंसिटी भी बता दी और उसके अलावा जो है वो इसका मैस भी बता दिया कि ये इतना मैस है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 और डेंसिटी भी कैलकुलेटेड है। उसके बाद इक्वेटोरियल डायमीटर, इक्वेटर का मैंने आपको कल बताया था, और इक्वेटोरियल डायमीटर होता है 12,756 किलोमीटर और अर्थ का 14 लाख किलोमीटर। तो अब ये आप देख लें, सॉरी सन 14 लाख है, तो इससे कितना बड़ा है अर्थ की निस्बत। तो द अर्थ हैज़ द आयरन कोर, द रॉकी मेंटल, डायनामिक क्रस्ट। अब ये जो तीन है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये इसके स्ट्रक्चर है, या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इट इज़ मेड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स आप लोगों ने सुना होगा जब अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक्स में या वोल्केनिक इरप्शंस हो रही होती हैं, लावा फट रहा होता है, उस टाइम कहते हैं कि जी ज़मीन की जो प्लेट्स हैं वो हिल गई हैं, प्लेट्स हिलने की वजह से इस तरह से ज़लज़ला आया है या अर्थक्वेक आया है। तो वो जो प्लेट्स हैं वो तकरीबन कहा जाता है कि 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मिल के अर्थ को बनाती हैं। उसकी वजह से जो है रोटेशन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, और अगर वो अपनी जगह से जो है वो स्लिप हो जाएं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो इट हैज़ एन एटमोसफेयर 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो अब इसके एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है तो लाइफ है। तो द एटमोसफेयर हैज़ about 3100 cubic mile of water in the form of cloud which is responsible for producing different season। अब हमारे पास क्लाउड्स की फॉर्म में वाटर कितना है? 3100 क्यूबिक माइल्स। और इसी की वजह से सीजनिंग होती है, क्योंकि अगर क्लाउडी वेदर होता है आपके पास, फिर ठंड आ जाती है, फिर गर्मियाँ आ रही हैं, फिर आपके पास मानसून का सीज़न आ रहा है, तो ये सीजनिंग जो है वो उसका ये तकरीबन जो हमारे पास ये वाटर है यही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सीजनिंग के लिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन ऑन द मैप टू लोकेट द पोजीशन ऑफ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और हमें पता है ऑल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये हम 2 पैरामीटर्स ड्रॉ करते हैं और इसकी मदद से हम लोग लोकेशंस लोकेट करते हैं, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसकी मदद से हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है अर्थ पे। द अर्थ सरफेस इज़ रिच इन सिलिकॉन। अब अर्थ के सरफेस आपको पता है कि ज़मीन जो है वो मादनियात से ज़रख़ीज़ है, मादनियात से भरी हुई है। तो वो कौन सी मादनियात हैं ऐसी? वो है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और ऑक्सीजन। उसके बाद अर्थ क्रस्ट इज बिलीव टू बी अ मोज़ैक ऑफ अबाउट 15 लार्ज लिथोस्फेयर प्लेट्स एंड सेवरल माइनर वंस दैट मूव्स एज रिजिड यूनिट। अब आपने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ लिया और फिर कहा जाता है कि अर्थ क्रस्ट जो है ज़मीन हमारी वो तकरीबन 15 बड़ी लिथोमीन होता है अर्थ, तो लिथोस्फेरिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। अब अगर हम अर्थ की कंपोजिशन, सन की कंपोजिशन हमने देखी थी, मेन कंपोनेंट थे वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम सन की कंपोजिशन देखें तो यहाँ ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है मेन एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इसमें जो है एडवर्ड एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड और लुटजिन्स। तो इन्होंने बताया कि अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन हमारे पास 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%। ये आपको साइड पे पाई चार्ट में इसकी रेशो नज़र भी आ रही है। पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम जो है वो 1%। और फिर उसके अलावा ये जो थोड़ी सी अमाउंट है जिसमें लिखा हुआ है अदर 0.8 एलिमेंट्स, ये हैं आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स जो कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में पाए जाते हैं। तो अब ये सारे एलिमेंट्स मिल के हमारे पास अर्थ को बना रहे हैं, अर्थ की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है अर्थ की रोटेशन। अब आपको पता है कि रोटेशन हो रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, सन के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है। 2 तरह की अर्थ की रोटेशन है, एक तो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और सेकेंडली सन के गिर्द भी उसकी रेवोल्यूशन हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट देखें अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब कि ये एक एक्सिस है, दरमियान में ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है अगर आप डायग्राम में देखें,
और एक साइड पे डे है, एक साइड पे नाइट। इस साइड पे ये आपके पास सामने सन है। अब जब ये अर्थ इस एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो आप देखेंगे जब सन के सामने ये साइड आएगी तो अब ये देखिए ये वाली जो साइड है ये सनलाइट कैप्चर करेगी। कैप्चर करने की वजह से इन एरियाज में डे होगा और ये जो बैक साइड पे एरियाज हैं जिधर सनलाइट नहीं पहुंचेगी, यहाँ ट्रैप नहीं होगी, इसको हम कहेंगे इन एरियाज में हमारे पास नाइट है। फिर इसी तरह से रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होगी फुल, ये रिवॉल्व करता हुआ 24 आवर्स के बाद जब ये वाली साइड सामने आ जाएगी, यहाँ डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट। जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा सन से तो यहाँ पे दोपहर और दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद यहाँ पे रात, फिर यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ दिन की तरफ। तो इस तरह से अर्थ जब अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है तो उससे क्या होता है, डे और नाइट की कन्वर्जन होती है। ये चीज़ याद रखनी है कि जब सन अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो डे और नाइट चेंज होंगे, डे से नाइट, नाइट से डे, या फिर आपके पास जो डिफरेंट इवनिंग आ गई और फिर उसके बाद आफ्टरनून वाला टाइम पीरियड, तो वो सिर्फ जो टाइम चेंज हो रहा है डे का 24 आवर्स में वो हो रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन क्या होती है हमारे पास, अ सिंगल कंप्लीट टर्न, मतलब कि अगर एक पॉइंट से शुरू किया तो घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए, एक कंप्लीट टर्न, इसको हम कहते हैं रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सिस। अब ये एक एक्सिस है हमारे पास, ये ऐसा नहीं है कि अर्थ के दरमियान में बाकी में एक लाइन ड्रॉ की हुई है और उसके गिर्द नहीं, ये एक हमारे पास इमेजिनरी लाइन है। हमने इमेजिन किया हुआ है कि एक लाइन है और उसके गिर्द जो है सन रिवॉल्व, ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है और उसके गिर्द जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। द विच रन्स थ्रू अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब क्या होता है, ये लाइन एक नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल पे जाकर एंड हो रही है और अर्थ इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ टेक 24 आवर्स। वही चीज़ के एक कंप्लीट रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स लेगी, मतलब यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करेगा घूम के जब इसी जगह पे आएगा तो टाइम अगर हम देखें तो 24 आवर्स गुजर चुके होंगे डे से नाइट, नाइट से जब वापस डे पे आए तो 24 घंटे गुजरते हैं। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एज इट रोटेट्स वन साइड ऑफ अर्थ फेसेस द सन। अब जब ये रोटेट कर रहा है तो एक साइड जो है वो सन के सामने है, उधर आपके पास होगा डे टाइम और जो दूसरी साइड सन से दूर है उसमें होगा नाइट टाइम। अब पहली थी अबाउट इट्स ओन एक्सिस कि अर्थ की रोटेशन अपने ही एक्सिस के गिर्द, और दूसरा आ जाता है अर्थ की रोटेशन सन के गिर्द। अब दो रोटेशन थी, एक तो जो है अर्थ वो अपने ही एक्सिस में घूमता जा रहा है और दूसरा सन के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है। तो जब हम सन के गिर्द इसकी देखें रेवोल्यूशन, तो अब आपको बताया कि जब सन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको 365 डेज चाहिए होते हैं। तो ग्रेविटी पुल अर्थ टुवर्ड द सन। अब सन की जो ग्रेविटी है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, हेडिंग इट इन ऑर्बिट, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट इज द पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। अब क्या है, ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द सर्कुलर मोशन में या मूव उसके गिर्द मूव कर रहा होता है। अर्थ रिवॉल्व्स और ट्रैवल अराउंड द सन, इट टेक्स अर्थ अबाउट 360, वही चीज़ के 365 दिन। जैसे कि जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा था तो सिर्फ 24 घंटे चाहिए थे उसको, दिन से रात और रात से दोबारा दिन। लेकिन जब अर्थ जो है सन के गिर्द रिवॉल्व करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिट बहुत बड़ा है वो, तो रिवॉल्व करने के लिए उसको तकरीबन 365 डेज या फिर एक साल चाहिए उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। जब सन एक पॉइंट से मूव करता हुआ पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक पॉइंट से मूव, जैसे ए पॉइंट से मूव किया दोबारा ए पॉइंट पे आ गया सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब है एक साल कंप्लीट हो गया और दूसरा साल अब 2020 है तो 2021 वो टाइम होगा जब अर्थ अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा। अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अब अर्थ मूव कैसे, टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ा होना, एक टिल्टेड सा एक्सिस होता है जिसमें वो मूव कर रहा होता है। अर्थ एक्सिस इज ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन, और वो जो डायरेक्शन है, टेढ़ी डायरेक्शन है उसकी, वो सेम रहेगी हमेशा। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फेयर। अब अर्थ को हम डिवाइड करते हैं दो हाफ्स में, एक को कहते हैं हम नॉर्दर्न एरिया या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फेयर। अब अगर हम इक्वेटर से देखें तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से साउथ पोल तक का जो एरिया है वो है हमारे पास साउदर्न हेमिस्फेयर। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट टिल्ट्स टुवर्ड द सन विल गेट मोर डायरेक्ट सनलाइट एंड विल एक्सपीरियंस समर। अब अगर ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो जब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा था तो आपके पास सिर्फ चेंज हो रहे थे डे और नाइट, और जब सन रिवॉल्व करेगा सन के गिर्द अर्थ तो उस टाइम आपके पास सीजन्स चेंज होंगे, मतलब कि ऑटम, स्प्रिंग और विंटर, उसके अलावा समर।
लास्ट स्लाइड में द पार्ट ऑफ अर्थ दैट टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन विल गेट लेस डायरेक्ट सनलाइट एंड विल एक्सपीरियंस विंटर। अब इस स्लाइड में अगर हम इस पोजीशन पे देखें, हमारे पास अगर 20 मार्च है तो ये वाली साइड जो सन के इस साइड पे है इसमें हमारे पास स्प्रिंग है और इस एरिया में हमारे पास ऑटम। फिर जब हम ये आपको पता है मार्च वाला जो टाइम होता है उसमें हमारे पास स्प्रिंग और ऑटम सीजन चल रहे होते हैं। अब 2 सीजन होंगे एक टाइम पे, कुछ एरियाज़ में स्प्रिंग चल रहा होगा और कुछ एरियाज़ में ऑटम। फिर जब हम मूव करते हुए आ जाएँ 21 से 22 दिसंबर वाले टाइम पे, आपको पता है दिसंबर में विंटर्स होती हैं। कुछ एरियाज़ जो कि सन के सामने है बिल्कुल, वहाँ पे होगा आपके पास समर, और जो बैक साइड पे चले गया एरिया उधर आपके पास क्या होगा, विंटर। फिर अगर आप आ जाएँ सितंबर में आप देख रहे हैं सितंबर में जो साइड सन के सामने है वहाँ पे ऑटम, दूसरी साइड पे स्प्रिंग, और जून में जो साइड दूर है उधर विंटर है और जो सामने है वहाँ पे आपके पास समर। अब ये स्टार्ट हो रहा है मार्च से जून, मार्च से वो मूव करता गया, मूव करते हुए उसने समर से मार्च में आपके पास स्प्रिंग ऑटम था, फिर जून में आके विंटर समर हो गया, फिर सितंबर में आके फिर आपके पास आ गया जी ऑटम और स्प्रिंग, और फिर विंटर और समर आ जाता है आपके पास दिसंबर में। और ये आप लोगों को पता है कि सीजनिंग जो है वो हो रही है जब सन के गिर्द रेवोल्यूशन होगी, और जो डे और नाइट की कन्वर्जन है वो होगी जब आपके पास अर्थ रिवॉल्व करेगा अपने ही एक्सिस के गिर्द। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आपको जैसे कि हमने सन की कंपोजिशन में पढ़ा कि उसकी 6 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यहाँ पे अर्थ की हमारे पास 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। अब क्रस्ट होता है जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, उसको हम कहते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेंटल एरिया, उसके बाद एक कोर, आउटर कोर और फिर इनर कोर। अब ये डायग्राम आप गौर से देख लें। और नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्कस करें क्रस्ट को, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। मैंने आपको बताया जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसको कहते थे क्रस्ट, सॉलिड एंड अ कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल नेचर। अब ये जो हमारे पास लेयर है वो एक कॉम्प्लेक्स लेयर है जिसकी फिजिकल और केमिकल नेचर को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बरिड हैं अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो उधर मटेरियल की या हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी मिकदार भी ज़्यादा होती है। द क्रस्ट इज कम्पोज्ड वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स। अब वहाँ पे रॉक्स भी ज़्यादा हैं, अर्थ ये वो रीजन है जहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। और द क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओशन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब क्रस्ट को फिर हम डिवाइड कर देते हैं ओशन वाले रीजन में, ओशन वो वाला रीजन है पानी वाला, और कॉन्टिनेंटल रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि जहाँ पे इंसान रह रहे हैं। मैं तो ओशन वाले में भी लाइफ है लेकिन वो मेरीन लाइफ है, तो कॉन्टिनेंटल एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो खुश्की वाला एरिया जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटल। अकॉर्डिंग टू वेरियस काइंड ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस द अपर मेंटल ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ सिलिकेट मिनरल। तो जो अपर रीजन है मेंटल का वो सिलिकेट या सिलिकेट से मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन के जो फर्दर कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर बनता है। द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद डेप्थ। अब जैसे जैसे आप आउटर मोस्ट लेयर से करीब आते जाएं डेप्थ की तरफ या दरमियान में आना शुरू करें अर्थ के, तो उधर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर द रॉक स्टार्ट मेल्टिंग, और उसी वजह से क्या होता है रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, और ये वो रीजन है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन या लावा फट रहा होता है। आप कहते हैं ना लावा आ गया या फिर जी वोल्केनो जो है वो वोल्केनिक इरप्शन हो गई, तो ये वो रीजन होता है मेंटल जिधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद आ जाता है कोर। द कोर, अब कोर आपने पढ़ लिया था, 2 तरह की कोर्स हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। द कोर स्टार्स वेयर मार्क्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर अक्रॉस द मेंटल बाउंड्री। अब जहाँ मेंटल खत्म होगा वहाँ से चेंजेस जब आना शुरू होंगे तो वहाँ पे एक बाउंड्री हम कह देते हैं कि इस बाउंड्री के बाद हमारे पास स्टार्ट होगी कोर, क्योंकि यहाँ पे मेंटल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए। यहाँ से एक न्यू हमारे पास लेयर स्टार्ट हुई कोर। आउटर कोर इज थॉट टू मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ मेल्टेड आयरन एंड निकल। अब जो आउटर कोर है वो आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है, और इनर कोर जो है वो निकल और आयरन के अलॉय से। अलॉय होता है आयरन के वो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके एक आयरन के अलॉय हैं, जैसे कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो इस तरह से जब आयरन किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलके डिफरेंट किस्म के कंपाउंड बनाए वो होता है एलॉय। तो यहाँ पे आपके पास था मेल्टेड आयरन, प्योर आयरन और निकल, और यहाँ पे एलॉय और निकल। उसके बाद अगर आप डायग्राम में देखें तो ये अब कोर में आपके पास ये वाला एरिया लिक्विड है, आउटर कोर तकरीबन लिक्विड होती है, इनर कोर सॉलिड है। फिर उसके बाद आपके पास मेंटल के ऊपर वाली जो लेयर है वो है क्रस्ट, और इसके ऊपर ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है।
उसके बाद हमारे पास थर्ड और लास्ट हेडिंग है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? द फर्स्ट नॉन यूज ऑफ द वर्ड मिनरल इज द इंग्लिश लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश वॉज द 15th सेंचुरी। द वर्ड केम फ्रॉम मेडिवल लैटिन मिनरल फ्रॉम मिनरा, माइन या फिर ओर। माइन आपको पता है कानों को कहते हैं, तो ये मिनरल जो वर्ड निकला है ये कानों से निकला है। आपको पता है मिनरल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम मादनियात निकाल रहे होते हैं वो कानों से, या फिर जैसे नमक है, नमक हम निकाल रहे हैं, हम कहते हैं ख्योड़ा एक बहुत बड़ी कान है नमक की, तो इस तरह से मिनरल्स जो हैं हम माइनिंग के थ्रू निकाल रहे होते हैं और उसी वर्ड से ओरिजिनेट हुआ वर्ड मिनरल। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जो जिसमें सिर्फ हम ये ना कहें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स नहीं होते, बल्कि इसमें डिफरेंट कंपाउंड, नाइट्रोजन हो सकता है, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, of one or more elements that have a definite chemical composition with an orderly internal arrangement। मेन चीज़ मिनरल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड से मिलके बने हैं जिनकी एक प्रॉपर या रेगुलर अरेंजमेंट है। उसके बाद मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करें तो मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ फेसेस ऑफ क्रिस्टल टू फॉर्म पर्टिकुलर शेप्स। अब ये नहीं है कि मिनरल है अगर तो नमक है उसकी एक अलग शेप है, डायमंड है अलग शेप, हर डिफरेंट शेप्स होंगी, ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक शेप में। तो फर्स्ट शेप है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा फिजिक्स की जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखते हैं ट्राइंगुलर ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको ग्लास दिया जाता है जिसमें से आप रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। इस टाइप की जो शेप होती है वो है प्रिज्म। इस शेप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पिरामिड्स में भी। अगर आपने एहराम मिस्र देखे हों, नेम सुना होगा उसका, फिर आपने डॉक्यूमेंट्रीज में देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, तो वो पिरामिड्स की शेप भी हो सकती है, निडल्स सुइयों की शक्ल में भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकते हैं, या फिर थिन या थिक शीट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें मिनरल की, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिनरल है, तो नंबर 1 कलर, स्ट्रीक, लस्टर, हार्डनेस, क्लीवेज एंड फ्रैक्चर, और फिर डेंसिटी। सबसे पहले कलर। आपको पता है सबसे पहले जब हम देखते हैं, हमारी नज़र पड़ती है किसी भी चीज़ पे, सबसे पहला फोकस हमारा उसके कलर पे जाता है। तो मिनरल के जो हैं डिफरेंट कलर हो सकते हैं। डार्क मिनरल, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन। डार्क मिनरल होते हैं जिनमें हम कहते हैं ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है। तो उनकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ओलिवियन, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, फिर उसके बाद बायोटाइट और माइका। फिर लाइट मिनरल आ जाते हैं जिनमें हमारे पास लाइट मिनरल है, लाइट कलर है, वाइट, ग्रे और पिंक। क्वार्ट्ज, फ्लेट्सपर, फिर उसके बाद माइका, कैल्साइट, और कुछ ऐसे भी मिनरल होते हैं जिनके बहुत सारे कलर हो सकते हैं। एक मिनरल के काफ़ी कलर हैं, जैसे कि अगर आप उसकी रोटेशन उसको रोटेट करवाएं तो वो डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट कलर्स शो कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास स्ट्रीक। द कलर ऑफ पाउडर व्हेन द मिनरल इज रब्ड ऑन अ स्ट्रीक प्लेट। एक प्लेट ले लें और उसके जैसे आप लोग देखते हैं चौक से अगर आप लोग लाइंस ड्रॉ करें किसी हार्ड सरफेस पे, लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, वो जो कलर एक शो होगा, इस टाइप के फिनोमिना को अगर आप एक मेटल उठाएं उसको एक प्लेट के ऊपर रब करें, रब करने से जो कलर आपको शो होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रीकिंग। कलर ऑफ मार्क ऑन अनग्लेज्ड प्रोलेक्टिन पोर्सलिन की एक या शीट ले लें जो कोई जिसकी चमक ना हो, जिसमें ग्लेज का मतलब होता है चमक, ऐसी शीट लेनी है जो कि शाइनी ना हो, उस पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस मिनरल से, तो वो जो कलर शो हो रहा होगा ना उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रीक है। तो ब्राउन स्ट्रीक ऑफ हेमाटाइट, आयरन का एक मिनरल है हेमाटाइट, अगर हम उससे स्ट्रीक प्लेट पे लाइन लगाएं तो वो ब्राउन कलर की लाइन होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रीकिंग है। फिर उसके बाद लस्टर, द वे अ मिनरल शाइन्स और रिफ्लेक्ट, ऐसा वे, अगर आप देखें कि मिनरल, हर डिफरेंट मिनरल की डिफरेंट शाइन होता है। डायमंड देखिए, अगर उसमें शाइन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है लाइट को, तो शाइन भी उतना ज़्यादा है। तो हर मिनरल की जो शाइन है या उसकी रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये लस्टर है। कैन बी मेटेलिक भी हो सकता है जैसे जिलीना, पायराइट और ग्रेफाइट, और नॉन मेटेलिक भी हो सकता है जैसे कि ग्लास शेप हो, फिर आपके पास क्वार्ट्ज हो, टाल्क, वैक्सीन और माइका या फिर पर्ली। तो ये वो शेप्स हैं जो नॉन मेटेलिक हैं, मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। उसके बाद हार्डनेस आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी होती है जिससे आप देखते हैं कि हम किस स्ट्रेच या कॉम्प्रेस हो रही है, किस कदर हम दबा सकते हैं चीज़ को या स्ट्रेच कर सकते हैं, वो हार्डनेस होती है। हार्डर मिनरल्स कैन स्क्रैच सॉफ्टर मिनरल, हम जो हार्ड मिनरल होते हैं उसकी मदद से सॉफ्ट मिनरल्स को स्क्रैच कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। सॉफ्टर मिनरल मोर लाइकली टू ब्रेक डाउन एट अर्थ। अब सॉफ्ट मिनरल वैसे ही आप फेंके ज़मीन पे, ग्लास लें उसको ज़मीन पे फेंक दें तो शीशे का गिलास है ज़मीन पे गिरते ही टूट जाएगा, तो वो तो वैसे ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट करते ही टूट जाएगा। मोर रेजिस्टेंट मिनरल मोर लाइकली टू बी प्रिजर्व, क्वार्ट्ज सैंड ऑन बीच, और कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो कि प्रिजर्व हो जाते हैं या
जो है इतने, जैसे सैंड है ओशन पे, बीच पे चले गए वहाँ जो सैंड है उसमें आपको क्वार्ट्ज मिलते हैं। क्वार्ट्ज की जो टाइप है वो ऐसी है जो कि ऐसे मिनरल हैं जो हम सेव कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं। आप वैसे भी कहते हैं मोती, जो सेब से मोती निकलता है वो भी मिनरल है आपके पास। फिर द मिनरल इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि कितनी क्या बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, किस तरह से एक एटम, क्योंकि आपको पता है जैसे कि डायमंड है वो कार्बन से मिलकर बना है, तो एक कार्बन दूसरे से किस टाइप की बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। डिटरमिन द हार्डनेस ऑफ मिनरल। अब हार्डनेस कैसे पता चलती है कि जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जितने क्लोजली पैक होंगे, उसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद अगर आप ये एक टेबल है मोज हार्डनेस स्केल, उस पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हार्ड आपके पास है डायमंड, फिर कोरंडम, टोपैज, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लास, एपेटाइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, जिप्सम और टाल्क। अब इसमें से ये जो है आपके पास कैल्साइट, ये फिंगर का नेल, अगर इसको डिवाइड कर दें 2.3 से तो ये इस कदर थिन है आपके पास। फिर कोरंडम जो है ड्रिल के सामने बिट होती है, जिसे आप ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे थे, उसको डिवाइड करें 8.5 से तो वो जो है तकरीबन उसकी हार्डनेस को बता रहा होता है 8.5, या फिर वो ड्रिल बेल्ट जो है। उसके बाद आपके पास है क्लीवेज या फ्रैक्चर। क्लीवेज जो होता है जब भी किसी मिनरल को हम स्प्लिट कर दें, दो अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं उसको और वो दो इक्वल और स्मूथ पीसेस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज। किसी प्लेन के या आप उसको हॉरिजेंटली काट दें दो पीसेस में या वर्टिकली, लेकिन उसके पीसेस बहुत स्मूथ और फ्लैट होने चाहिए, उसको हम कहेंगे क्लीवेज। और फ्रैक्चर होता है जैसे आप ग्लास को छोड़ दें, शीशे का ग्लास है उसको ज़मीन पे छोड़ें, वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होगी, तो इस टाइप की जो ब्रेक डाउन होती है उसको कहते हैं फ्रैक्चर। अब हमें कैसे पता चलेगा व्हाट डिटरमिन इफ मिनरल हैज़ क्लीवेज और फ्रैक्चर, हमें कैसे पता चलेगा कि क्लीवेज हो रही है मिनरल में या वो टूट रहा है, फ्रैक्चर हो रही है। तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम, इफ देर आर वीक बॉन्ड, अगर तो वीक हैं बॉन्ड मतलब कि वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसको आप ब्रेक करेंगे तो वो दो इक्वल और स्मूथ पार्ट में कन्वर्ट होगा, उसको हम कहेंगे क्लीवेज है। और अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसको जब आप ब्रेक करते हैं तो वो छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि जब रेगुलर शेप्स में कन्वर्जन ना हो तो उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास फ्रैक्चर है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ड्यू टू द काइंड ऑफ एटम्स अ मिनरल कंटेन एंड हाउ क्लोजली पैक्ड। अब डेंसिटी होता है कि कितने क्लोजली एक जगह पे एक आप बॉक्स ले लें, उसमें आप बॉल्स को बंद कर दें, डिफरेंट बॉल्स डाल दें, उसको फुल कर दें, तो वो बॉल्स की डेंसिटी है कि एक इतनी जगह पे कितनी बॉल्स आ रही हैं, किस में क्या मैस है उन बॉल्स का और वो कितनी जगह घेर रही हैं। तो अगर हम देखें तो है लाइट की डेंसिटी 2.16, जिप्सम 2.32, फिर क्वार्ट्ज 2.65, कैल्साइट 2.72 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डेंसिटीज़ दी हुई हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, जो कि आपको बता रही हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस जगह पे कितनी जगह घेर रहा होता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैल्साइट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्साइट जो है हमारे पास मिनरल वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बना देगा। मैग्नेटिक, अब मैग्नेटाइट होता है एक मिनरल, वो आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता है एक चीज़ को अट्रैक्ट करना दूसरी अपनी तरफ। कंडक्टर, क्वार्ट्ज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस ऑफ मिनरल ऑर्स। An ore is a mineral that contains metal and non-metals that can be mined and removed in unstable amount for profit. अब और जो है वो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी, उनको हम माइनिंग के थ्रू, कान कनी के थ्रू निकालते हैं और उससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। सम और होते हैं नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स या नेचुरली अकरिंग मिनरल्स। Some example of minerals that contain valuable ores are जेलिना contain lead, hematite contains iron। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बता दिया जेलिना जिसमें lead होता है हमारे पास, फिर hematite जिसमें आयरन है, और कुछ और अगर एग्जाम्पल देखें जिप्सम, सल्फर, मैच टिप्स, टाल्क मतलब टेल्कम पाउडर आप कहते हैं तो वो टाल्क वर्ड से निकला है टेल्कम पाउडर। ग्रेफाइट की पेंसिल्स बनती हैं। कैल्साइट सीमेंट में यूज़ होता है। जेम्स जो हैं वो मिनरल्स दैट हैव द फॉलोइंग डिजायरेबल क्वांटिटी, ऐसे मिनरल्स जिनमें हार्डनेस, कलर, लस्टर, क्लैरिटी, ड्यूरेबिलिटी, रेरिटी, इस तरह के जो भी आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो आपके पास होते हैं जेम्स या जवाहरात जिन्हें आप कहते हैं। प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड, रूबीज, सैफायर्स और एमराल्ड्स। उसके बाद अगर हम यूजेस देखें तो कॉपर मिनरल्स हैं हमारे पास, कॉपर, डायमंड, जेलिना, जिप्साइड, गोल्ड, जिप्सम, हेलाइट, क्वार्ट्ज, सिल्वर और सैफलाइट। तो इनके यूजेस अब आपको दिए हुए हैं कि कॉपर में इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज़ कर रहे हैं। डायमंड आपको पता है ज्वेलरी सबसे कॉमन यूज़। फिर जेलिना बैटरीज
जिप्साइट जो है वो आपके पास अप्लायंसेस और यूटेंसिल्स में, फिर गोल्ड ज्वेलरी में, और इसी तरह से जिप्सम, हेलाइट, क्वार्ट्ज, सिल्वर और सेफ्राइट। और इस तरह से अब हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स और उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।